इस वीडियो में हम पक्की तलपट और लाभ हानि पत्रक आसानी से याद करेंगे और आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे आगे के सवाल आप सॉल्व आसानी से कर सकें। ओके, पक्की तलपट कंपनी का नाम, तारीख के दिन की पक्की तलपट इस तरह से लिखा होगा। यहाँ पर आपको पहले ध्यान रखना है, ये हमारा है पक्की तलपट के शीर्षक। आपको क्या ध्यान रखना है, पक्की तलपट के दो शीर्षक होते हैं, इक्विटी और दायित्व। दूसरा क्या है, ये है बराबर संपत्तियाँ। तो दोनों दायित्व आपको दो पक्की तलपट के मुख्य शीर्षक आपको याद हो गए होंगे। कौन कौन से हैं, एक है इक्विटी दायित्व, दूसरा कौन सा है, संपत्तियाँ हैं। ओके, आपको दो दायित्व याद हो गए, क्या क्या है, इक्विटी और दायित्व, दूसरा है संपत्तियाँ। ये जो है रोमन गिनती में ही लिखा जाता है, बराबर ध्यान रखना किस में लिखना है, तो रोमन गिनती में ही लिखना है। ये है हमारे मुख्य शीर्षक। मुख्य शीर्षक कितने हैं, तो यहाँ पर आपको मुख्य शीर्षक 3 दिखाई दे रहे हैं। ओके, टोटल मुख्य शीर्षक कितने हैं, 5। टोटल मुख्य शीर्षक कितने हैं, 5। 2 इक्विटी दायित्व 3 इक्विटी दायित्व में और संपत्तियां में 2 होते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, ये है उपशीर्षक। इनको क्या बोलते हैं, उपशीर्षक। ओके, इनके आगे भी गिनती लिखी है, तो ये भी हम लोग उपशीर्षक में क्या क्या आता है वो हम आपको बताएंगे, और कौन कौन से उनमें से याद करना है, कौन सा याद नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे, बराबर। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले याद करना है आपको शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व, चालू दायित्व। याद हो गया होगा, शेयर धारकों का भंडोल, बिन चालू दायित्व और चालू दायित्व, बिन चालू और चालू। ओके, दोनों याद हो गया होगा। शेयर धारकों के भंडोल में क्या क्या आता है, शेयर पूंजी और अनामत और आधिक्य। ये भी आपको याद करना है, याद कर लिया होगा क्या होता है शेयर धारकों के भंडोल में। बोले 2 ही वस्तु आती है, एक शेयर पूंजी तो आप जानते ही शेयर पूंजी, अनामत भी आप जानते हैं, अनामत और आधिक्य आता है। ओके, याद हो गया होगा। बिन चालू दायित्व याद करना है, कर लोगे तो चालू दायित्व अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे याद होंगे तो देखते हैं। दीर्घकालीन उधार ली रकम, तो क्या करना है, अल्पकालीन उधार ली रकम। याद हो गया, दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान। तो आपको याद करना हो तो बराबर ली जे प्रा, क्या लिखने का, ली जे प्रा, यानी ली रकम, जी यानी जिम्मेदारी और प्रा यानी प्रावधान। तो दीर्घकालीन उधार ली रकम और अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान, बराबर याद हो गया होगा। और दीर्घकालीन नहीं भी याद करोगे ना तो भी 2-3 सवाल सॉल्व करोगे, जितना ज़्यादा सवाल सॉल्व करोगे तो याद हो जाएगा आपको, बराबर। फिर भी हमको तैयारी करना है, तो दीर्घकालीन उधार ली रकम, अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी और दीर्घकालीन प्रावधान, उसमें देखोगे तो ये सेम टू सेम तीनों मिलेंगे आपको। ओके, यहाँ पर एक ही ज़्यादा है, वो जो है व्यापारी देना। तो व्यापारी देना मतलब लेनदार। ओके, लेनदार देनी हुंडी, ये इसको आपको याद हो जाएगा, बराबर। बाकी तो आपको समझ में आया। अल्पकालीन उधार ली रकम मतलब 12 महीने के अंदर के लिए 12 महीने से ज़्यादा के लिए हो तो इधर आएगा, 12 महीने से कम का लिया हो तो इधर आता है। ओके, अल्पकालीन उधार ली रकम ये याद है तो ये भी आ जाएगा। फिर ये आ गया अन्य चालू जिम्मेदारियां, तो ये भी चालू, यहाँ पर अन्य दीर्घकालीन की जगह पर चालू लिखा है। ओके, डी है अल्पकालीन प्रावधान, यहाँ पर दीर्घकालीन या अल्पकालीन प्रावधान हो गया। वही को याद करना। आप संपत्ति में देखते हैं, तो अगर आपने सवाल किए हैं तो ये भी आपको याद ही होंगे। देखो, बिन चालू संपत्तियां मुख्य शीर्षक, दूसरा है चालू संपत्तियों के शीर्षक। ओके, तो इस तरह से हम लोग ने देखा कि बिन चालू संपत्तियां तो दूसरी हो जाएगी चालू संपत्तियां। अब चालू संपत्तियों के अंदर आता है ये चार आपको याद करना है, स्थायी संपत्तियां, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण, अन्य बिन चालू संपत्तियां। ओके, स्थायी संपत्तियों में आपको पता है, बिन चालू संपत्तियों में स्थायी संपत्ति आती है, उसमें क्या होते हैं, दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। ये भी आपको लगभग याद ही है, दृश्य संपत्तियां और अदृश्य संपत्तियां। ओके, बी है बिन चालू विनियोग। बिन चालू विनियोग में हमको विनियोग आके चलाएंगे तो आपको खबर पड़ेगा। सी है दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियाँ, यहाँ पर यही आपको यहाँ मिलेंगी। तो यहाँ पर चालू विनियोग, यहाँ पर बिन चालू विनियोग थे तो यहाँ चालू विनियोग।
माल सामग्री मतलब स्टॉक के बारे में बताया है। व्यापारी देना, इसका मतलब होता है हम लोग देनदार और लेनी हुंडी। देनी हुंडी में से कोई एक होगा, बराबर। आपको पता है क्या आएगा, लेनी हुंडी। ओके, देनदार में लेनी हुंडी आती है। ओके, तो रोकड़ और रोकड़ समकक्ष यानी बैंक है, रोकड़ है, उसके समकक्ष की जितनी रकम है वो अल्पकालीन लोन और धिराण और अन्य चालू संपत्तियां। ये मतलब आपको नहीं भी याद करोगे ना तो ये आसानी से आपको ध्यान में धीरे धीरे आराम से पता पड़ जाएगा, सवाल प्रैक्टिस करोगे तो। ओके, बराबर, ये पता पड़ जाएगा कि चालू संपत्तियां वो बिन चालू संपत्तियां हैं आसानी से। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अल्पकालीन लोन और ऋण और अन्य चालू संपत्तियाँ, इनके नंबर आप मैं आपको कौन कौन सा याद करना है वो मैं आपको बताता हूँ, जिससे आपको आसानी से याद कर सको। ओके, तो सबसे पहले पहला नंबर लिखा है शेयर पूंजी में 1 नंबर लिखा है ना, तो 1 नंबर ये परिशिष्ट नंबर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, परिशिष्ट नंबर यानी नोट नंबर। आप यहाँ पर देखेंगे ये लिखा हुआ है, यहाँ समझाया हुआ है। ओके, इक्विटी शेयर पूंजी, इक्विटी शेयर पूंजी में आपको इतना सारा याद करना है नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी याद नहीं करना है। आपको सीधा सीधा लिखाएगा शेयर पूंजी। क्या लिखा हुआ, शेयर पूंजी लिखा हुआ होगा, यानी शेयर पूंजी से आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर आएगा, इक्विटी दायित्व में, शेयर धारकों के भंडोल में, ए नंबर में आता है। ओके, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, बराबर। उधर इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है। अनामत और आधिक्य 2 नंबर लिखा है, तो 2 नंबर के परिशिष्ट में देखते हैं क्या याद करना है। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर में आपको ध्यान रखना है क्या क्या याद करोगे, अनामत और आधिक्य। अनामत आधिक्य में आपको याद क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो इतना सारा दिया है तो क्या हम लोग क्या याद करना चाहिए, तो सीधा सिंपल है, आपको सामान्य अनामत याद कर लेना चाहिए। आपको ये तो याद ही है सामान्य अनामत। ओके, बहुत बार सवाल किए, 1 से पाठ 7 तक हमने वार्षिक हिसाब ही किया है। ओके, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अनामत भंडोल, कामदार अकस्मात मुआवजा भंडोल, विनियोग वृद्धि कमी अनामत, ये याद करना है। ओके, ये भी हमने पढ़ा था बराबर किसके अंदर, प्रवेश के समय। ओके, और हमने आगे पढ़े थे तो ये हमको याद ही है, ये सामान्य अनामत, तो ये अनामत भंडोल को ध्यान में रखना है। ओके, अब हम आगे देखते, इतना ही याद करना है। बाकी तो ये लाभ हानि पत्रक की हानि, लाभ हानि पत्रक के अनुसार क्या है, वितरण, लाभ का वितरण, सामान्य अनामत, सूचित डिविडेंड, ये वगैरह वगैरह घटाने का है। तो ये आपको ध्यान में रखना नहीं है, यही ध्यान में रखो। ओके, अब यहाँ पर आते हैं दूसरा मुख्य शीर्षक। ये जो मुख्य शीर्षक है ये एक पक्की तलपट के शीर्षक है, और ये जो हैं और ये हमारे मुख्य शीर्षक है, बराबर। यहाँ पर देखते हैं दीर्घकालीन उधारी रकम। ये दीर्घकालीन उधारी रकम में 3 दिया है, तो क्या क्या याद करना चाहिए, तो इसके अंदर 3 नंबर में, तो 3 नंबर ये रहा। ओके, 3 नंबर ये रहा, दीर्घकालीन ली गई रकम। इसमें से क्या याद करना चाहिए, तो आपको डिबेंचर तो याद रहते ही हैं, इसमें आपको चारों चार याद करने के, डिबेंचर, दीर्घकालीन लोन, तो याद भी नहीं करोगे डिबेंचर, अपने आप पता पड़ जाएगा कि दीर्घकालीन उधार रकम है, और दीर्घकालीन लिखा हुआ है उससे अभी आपको डायरेक्ट पता पड़ जाएगा। ओके, बॉन्ड है, बस यही ध्यान रखना, बॉन्ड कहाँ आते हैं, दीर्घकालीन में आते हैं, और सार्वजनिक डिपॉजिट खासकर याद करना है, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ओके, सार्वजनिक डिपॉजिट या धरोहर लिखा हुआ आए। ओके, अब आगे देखते हैं, ये है अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी। अन्य दीर्घकालीन जिम्मेदारी में चौथा नंबर का है, चौथा नंबर है, तो इसमें से क्या क्या याद करना चाहिए, तो इन दोनों में दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ क्या लिखा हुआ मिलेगा, आपको जिम्मेदारी करके लिखा हुआ मिलेगा। ओके, जिम्मेदारी करके लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि ये है। ओके, या फिर यही लिखेगा अन्य दीर्घकालीन दायित्व, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको ये दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है तीसरे नंबर का दीर्घकालीन। ओके, देखो ये जो उप शीर्षक है, ये टोटल कितने हैं, दोनों साइड मिला के 19 उप शीर्षक है। कितने हैं ये उप शीर्षक, 19 हैं, बराबर। यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर है, 10 संपत्ति में है, तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी, दीर्घकालीन प्रावधान। तो दीर्घकालीन प्रावधान में आपको ये है, इसमें से आपको क्या याद करना है, प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुएटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रेजुएटी कैसा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, और बाकी को किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोविडेंट फंड कहाँ पर आएगा, दीर्घकालीन प्रावधान में, और ग्रेजुएटी फंड आता है। आगे इसमें और देखते हैं,
अब आते हैं चालू दायित्व पे। उसमें पहला ए है अल्पकालीन उधारी रकम। अल्पकालीन, यहाँ पर जो ABCD लगा है इस तरह से ही आपको लिखना है, बराबर, सवाल करते समय। तो अल्पकालीन उधारी रकम छठा है यहाँ पर। इसमें देखते हैं क्या क्या याद करना है। तो यहाँ पर है अल्पकालीन उधारी रकम। इसमें आपको क्या याद करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पर आपको पता है ना, लोन लियो 12 मास से कम बोला है तो आपको ये याद हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पर व्यापारी देना में आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये नंबर 7 है। क्या है यहाँ पर, लेनदार और देनी हुंडी, बराबर, ये तो आपको याद ही होगा। तो ये देखो यहाँ पर लिखा है लेनदार और देनी हुंडी दोनों याद करना है। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ आता है अन्य चालू जिम्मेदारियां 8 नंबर में। ओके, तो यहाँ अन्य चालू जिम्मेदारी में क्या क्या है, तो अन्य चालू जिम्मेदारी में आपको कुछ याद करना नहीं है। खर्च चुकाना बाकी और अग्रिम प्राप्त रकम, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, बस इतना याद करना है और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, परीक्षा में आएंगे नहीं। अब अल्पकालीन प्रावधान में देखोगे यहाँ पर लिखा है अल्पकालीन प्रावधान, यानी 9वां नंबर है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अल्पकालीन प्रावधान 9वां नंबर है। तो क्या याद करना चाहिए, तो अल्पकालीन प्रावधान में हमको करवेरा और सूचित डिविडेंड दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों ही तैयार करना चाहिए। अब संपत्ति पे आते हैं। तो संपत्ति में हमारे पास यहाँ क्या है, संपत्ति में देखो मुख्य 2 शीर्षक हैं। ओके, और इस ऐसे नंबर 1 नंबर 2 डालना है, बाकी में ये उप शीर्षक दिए। स्थायी संपत्ति 10 संपत्ति 10 नंबर है। तो 10 संपत्ति में क्या क्या दिया है, बराबर। 10 संपत्ति में देखो जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर और फीचर, वाहन, साधन, सरंजाम और भाड़ा पट्टी की संपत्ति है। तो आपको ये सब याद कर लेना है, वैसे तो ये आपको याद ही होंगे। ओके, अब यहाँ पर आगे देखेंगे। अब ये हमको बोलता है कि अदृश्य संपत्ति में 11 है। तो अदृश्य संपत्ति आपको ज़्यादातर याद ही है, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, बस ये 4 याद करने की ज़रूरत है और 4 आपको याद भी होगा, बराबर। फिर आगे लाइसेंस है, सॉफ्टवेयर है, फ्रेंचाइजी है, ये भी आप याद कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। बिन चालू विनियोग 12 नंबर का है। तो यानी 12 में परिशिष्ट नंबर 12 है। तो यहाँ पर देखेंगे कहाँ पर आता है 12 नंबर, ये रहा। ओके, 12 नंबर बिन चालू विनियोग में क्या क्या याद करना है। बिन चालू विनियोग में आपको पता है, सिर्फ आपको याद करना है प्रोविडेंट फंड के विनियोग। कौन सा याद करना है, प्रोविडेंट फंड के विनियोग, और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखोगे तो इसके अंदर आता है दीर्घकालीन लोन और धिराण। तो इसमें परिशिष्ट नंबर 13 है। इसमें क्या याद करना है, ये आपको तीनों याद करना है। कर्मचारी को लोन, यानी 12 मास से अधिक समय के लिए कर्मचारी को लोन दिया हो, और कस्टम डिपॉजिट याद करना है, टेलीफोन डिपॉजिट और इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, बराबर। यानी आपको कहने का मतलब, ये याद भी नहीं करोगे तो भी पता पड़ेगा, डिपॉजिट लिखा हुआ होगा तो उससे आपको पता पड़ जाएगा, बराबर। डिपॉजिट क्यों देते हैं ना, ये डिपॉजिट हम लोग देते हैं फिर हमको वापस भी मिल जाती है, तो बराबर, ये याद नहीं करने पर भी आपको याद रह जाएगा। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पर है दीर्घकालीन लोन धिराण हो गया, अन्य बिन चालू संपत्तियाँ, तो ये है हमारे पास 14वां नंबर है। इसमें से आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको लिखा हुआ मिलेगा अन्य बिन चालू संपत्तियाँ, ऐसा लिखा हुआ ही मिलेगा। अन्य चालू संपत्तियाँ में लिखा हुआ मिलेगा, तो ये हमको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ओके, अब हम लोग आते हैं चालू विनियोग। चालू विनियोग कितना है, 15वां नंबर का परिशिष्ट है। तो यहाँ उत्तर है चालू विनियोग अन्य कंपनी के शेयर या डिबेंचर 12 मास से कम समय के लिए, बराबर। तो यहाँ क्या याद करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको कुछ याद करना होगा नहीं, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। चालू विनियोग आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, चालू विनियोग इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, या फिर एक आध क्वेश्चन में अलग टाइप का होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके, बस ऐसा ही लिखा हुआ आपको मिलेगा चालू विनियोग, बराबर। याद करने की इतनी सारी ज़रूरत नहीं है। अब है आपके पास यहाँ पर माल सामग्री। माल सामग्री में 16 नंबर है, परिशिष्ट नंबर देखते हैं। ये भी आपको याद कर लेना है, कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। उप शीर्षक कितने हैं, 10, और मुख्य शीर्षक कितने हैं, 2। ओके, इसके अंदर संपत्ति के अंदर। अब यहाँ पर लिखा है, इतने सारे लिखे हुए हैं, क्या होगा, आपको क्या याद करने का है, अंतिम स्टॉक ही याद रखना है, और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कैंसिल कर देने का, कुछ याद करना नहीं है इसमें। ओके, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है।
अब व्यापारी लेना में परिशिष्ट नंबर 17 है, तो आपको पता है व्यापारी लेना में क्या आएगा, देनदार और लेनी हुंडी आता है। फिर भी आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 17 नंबर में लिखा है देनदार और लेनी हुंडी दोनों याद करने की ज़रूरत है आपको। ये भी आपको याद ही रहता है। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में क्या है, 18वां नंबर परिशिष्ट है, तो यह आपको याद है। यहाँ पर क्या है, रोकड़ हाथ पर हो, बैंक सिलक और रोकड़ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा, बैंक सिलक और रोकड़ ऐसा लिखा हुआ ही मिलेगा। तो आपको ये दोनों ही याद करना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अल्पकालीन लोन धिराण 19 नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ ये दोनों लिखा है 12 मास के कम ली गई रकम और व्यापारी को दिया एडवांस 12 मास से कम। तो यहाँ पर को होगी तो आपको पता चल जाएगा बराबर अल्पकालीन लोन है, ऐसा पता पड़ जाएगा है लिखा हुआ, तो पर ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब लास्ट रह गया है, उसके बाद हमारा पक्की तलपट पूरा हो जाएगा। अन्य चालू संपत्ति परिशिष्ट नंबर 20वां देखते हैं। ओके, अन्य चालू संपत्तियां यानी 20वां देखते हैं। तो यहाँ 20वां देखते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, अन्य चालू संपत्ति में हमको याद करना है अग्रिम चुकाया खर्च और मिलना बाकी आय, बस इतना ही याद करना है। ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर आपको समझ आएगा क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। बराबर 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको, और सवाल करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर कंपनी का नाम, तारीख के दिन पूरा होते लाभ हानि पत्रक का पढ़ते हैं। लाभ हानि पत्रक में आपको ध्यान रखना है ये परिशिष्ट नंबर 7 तक लिखा हुआ है। ओके, यहाँ लिखा है कामकाज विवरण से उपज यानी बिक्री होगी, अन्य उपज होगा दूसरे नंबर पर, फिर कुल खर्च यानी पहला और दूसरा नंबर को जोड़ के यहाँ पर हमको यहाँ निकालना है। ओके, पहला और दूसरा निकालना है यहाँ पर। फिर खर्च, चौथा नंबर खर्च, यहाँ पर खर्च में क्या आता है, खरीदी बराबर, फिर स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के लाभ का खर्च और वित्तीय लागत। बराबर याद होगा क्या होगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो यहाँ पर पहले बिक्री, फिर अन्य उपज, फिर कुल उपज हो गया। खर्च में क्या आता है, खरीदी, स्टॉक में परिवर्तन, प्रत्यक्ष खर्च, कर्मचारियों के लाभ के खर्च और वित्तीय लागत 7 नंबर में आता है। ओके, उसके बाद यहाँ पर घिसाई और अपलिखित की गई रकम, अन्य खर्च 9 नंबर पर। टोटल मारोगे तो कुल खर्च आ गया। अब क्या होगा, तीसरे नंबर में हम लोग को चौथा नंबर घटा देना है, तो हमको हमारे पास आ जाएगा आयकर के पहले का खर्च, आयकर का प्रावधान बराबर। ये 5वें नंबर का है, 5वें नंबर पे ये है, 6ठे नंबर पर आयकर का प्रावधान होगा। फिर आयकर 7वें नंबर पर आयकर घटाने के बाद जो लाभ प्राप्त होगा वो बराबर इस तरह से है। लेकिन आपको यहाँ पर समझना होगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, बिक्री बराबर, कामकाज वितरण से उपज परिशिष्ट नंबर 1 क्या आता है इसमें बराबर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बिक्री और बिक्री वापसी आता है। तो ये है, आपको ये याद करना है, बिक्री और बिक्री वापसी आपको याद ही हो गया होगा, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है बराबर। फिर यहाँ पर दिया है अन्य उपज में परिशिष्ट नंबर 2 है, वो देखें। यहाँ पर देखते हैं तो अन्य उपज में क्या क्या दिया है, प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, डूबत ऋण अनामत और डूबत ऋण वापसी, संपत्ति विक्रय का लाभ। बराबर ये तीनों याद करना है, प्राप्त ब्याज, डिविडेंड, डूबत ऋण वापसी, संपत्ति विक्रय से लाभ हुआ हो तो इसमें आता है। ओके, फिर आपको ये याद दोनों को जोड़ना है, तो ये आपको तीसरा नंबर का मिलेगा बराबर, कुल उपज। और फिर खर्च में आपको देखेंगे खरीदी में आपको याद ही है, 3 नंबर दिया हुआ है, लेकिन खरीदी में आपको वो याद करने के पीछे देखोगे 3 नंबर में तो कुल खरीदी और खरीद वापसी, तो ये हमको याद हो गया। इसमें क्या आता है, खरीदी और खरीद वापसी। ओके, अब स्टॉक में परिवर्तन में आपको प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक दिया होता है, तो यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं। परिशिष्ट नंबर 4 देखते हैं, 3 नंबर में हमने देख लिया बराबर। 3 नंबर आपको पता ही है ना, कुल खरीदी में से खरीद वापसी घटाओ। स्टॉक में परिवर्तन में आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक घटाना है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक घटा के आ जाते हैं विद्यार्थी, जिससे गलत हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं प्रत्यक्ष खर्च में क्या आएगा, मजदूरी, आवक, मालगाड़ी भाड़ा। ओके, कारखाना खर्च, लाड़ी भाड़ा बराबर, भाड़ा लिखा हुआ मिलेगा ज़्यादातर, तो ध्यान रखना, मजदूरी याद करना है, कारखाना खर्च याद करना है, लाड़ी भाड़ा याद करना है और आवक मालगाड़ी भाड़ा और नूर याद करना है बराबर। ये दोनों याद करने के हैं। इसको आगे देखते हैं, स्टॉक परिवर्तन हो गया, प्रत्यक्ष खर्च भी हो गया तीनों। कर्मचारी के लाभ के खर्च, कर्मचारी के यानी कर्मचारी से संबंधित खर्च कौन कौन से होते हैं वो, तो ये तो आपको पता ही है, वेतन है, बोनस है,
ओके। और बोनस, कमीशन, ये तो सब कर्मचारियों से संबंधित है, ये आपको याद ही करनी जरूरत नहीं है। आपको पता है कि कमीशन किसको मिलता है, कर्मचारी को। बोनस किसको मिलता है, कर्मचारी को। वेतन किसको मिलता है, कर्मचारी को। और प्रोविडेंट फंड में हिस्सा है यानी किसको मिलता है, कर्मचारी को। बराबर, इतने आपको याद कर लेने के हैं। बराबर, और ये मतलब प्रोविडेंट फंड में हिस्सा ऐसा याद नहीं, खाली प्रोविडेंट फंड याद करोगे तो भी चल जाता है। अगला है वित्तीय लागत, और ये हो गया वित्तीय लागत 7 नंबर परिशिष्ट नंबर है। तो क्या आता है वित्तीय लागत में, तो वित्तीय लागत में आपको सिर्फ एक शब्द याद रखना है, ब्याज। ओके, ब्याज क्या याद लिखोगे, याद करोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ब्याज याद कर लेना, किसी का भी ब्याज हो वित्तीय लागत में आता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे घिसाई और अपलिखित रकम। घिसाई और अपलिखित रकम में 8वां नंबर है, तो 8वां नंबर में क्या आता है, तो यहाँ देखेंगे कि घिसाई और अपलिखित खर्च के अंदर स्थायी संपत्ति पर घिसाई। बस आपको यही याद रखना है, घिसाई याद रखना है और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बराबर, अपलिखित ख्याति ये सब याद नहीं करना है, अपलिखित विज्ञापन खर्च ये सब वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली घिसाई लिखा होगा बस ऐसे ही याद कर लेना है। अब आपको अन्य खर्च नंबर 9 लिखा है, तो अन्य खर्च में ये है तार, डाक, स्टेशनरी। बराबर, कोई भी खर्च किया हो उसके अलावा का जो भी खर्च बाकी है वो अन्य खर्च में आता है। ओके, अभी तक हमने जितने भी बहुत सारे खर्च देखे उनको छोड़ करके उनमें जो भी खर्च है वो छोड़ करके बाकी सब इसमें आता है। किराया, ऑडिट फीस, ऑफिस प्रबंधकीय खर्च, बिक्री खर्च, अपलिखित। ओके, आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा है, नहीं याद कर लेना। ये सब तार, डाक, स्टेशनरी, किराया, ऑडिट फीस, ये याद कर लेना है। ओके, आपको समझ में आया होगा, आई होप कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की, ट्रिक है किस तरह से याद करना है, किस तरह से नहीं याद करना है। बराबर, शुरुआत में थोड़ा आपको तकलीफ पड़ेगी, 2-4 बार पढ़ोगे या 2-4 बार सवाल करोगे और आपको इसमें से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, इसलिए इसकी तैयारी ज़रूर करना। ओके, इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।